जय हिंद। मैं रवि सर आप सबके बीच T20 सिलेक्शन सीरीज लेकर आ रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज को देखने से आपकी तैयारी में जान आएगी और आप जितने भी पढ़े हैं वो सारी चीज़ें रिवीजन होती रहेंगी। तो देखेंगे, इस वीडियो की तरफ चलेंगे और पहला इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट है, तो बताना है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ये एप्लेट क्या है। तो एप्लेट ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पहला ऑप्शन जावा एप्लीकेशन, दूसरा कंप्यूटर वायरस और तीसरा फायरवॉल और ऑप्शन नंबर चौथा कुकी। दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट यह जावा एप्लीकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की स्थापना किस वर्ष में हुई है या हुई थी, इसका आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर पहला 1889, ऑप्शन नंबर दूसरा 1902 और ऑप्शन नंबर तीसरा 1908 या ऑप्शन नंबर चौथा 1922। तो बताएंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की स्थापना किस वर्ष में की गई है। तो किस वर्ष में की गई है, तो ध्यान देंगे इसका आंसर होगा 1922। तो ध्यान देंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो की गई है 1922। ध्यान दीजिएगा, 17 अक्टूबर 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। अनाईमुडी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, तो आप लोग आंसर देंगे। पहला ऑप्शन आपके पास है अन्नामलाई पर्वत या अन्नामलाई पहाड़ी, दूसरा देखेंगे नीलगिरी पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन आपके पास है अरावली पहाड़ी या चौथा आपके पास ऑप्शन है जयंतिया पहाड़ी। तो बताएंगे इस अनाईमुडी जो शिखर है या सबसे ऊंची चोटी है वो किस पर्वत की चोटी है या किस पहाड़ी की चोटी है। तो ध्यान देंगे, ये जो अनाईमुडी जो सबसे ऊंची चोटी है, यह अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिएगा, इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा। ध्यान देंगे, इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ध्यान देंगे तो इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो दोस्त ध्यान देंगे, और ये जयंतिया पहाड़ी ध्यान दीजिएगा, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ देखने को मिलती है, तो मेघालय में। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो बताएंगे कि बीट को किस नाम से और जाना जाता है। तो द्विआधारी भाषा, द्विआधारी भाषा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है द्विआधारी अंक और तीसरा ऑप्शन दिया है द्विआधारी संख्या और आपके पास है चौथा ऑप्शन गीगाबाइट। तो बताएंगे कि इस बीट को किस और नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो बीट होता है, इस बीट का निर्माण जो होता है दो अंकों को मिलने से होता है, 0 और 1। 0 और 1 ये दो अंक है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर भाषा में दो अंकों का प्रयोग किया जाता है जिसे बाइनरी नंबर बोला जाता है और इसे दो अंकीय या द्विआधारी अंक भी इसे कहा जाता है। द्विआधारी अंक, द्विआधारी अंक।
यानी कि बीट को द्वि आधारी अंक भी कहा जा सकता है। देखेंगे दोस्त अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है या गठन हुआ है ये 1885 में हुआ है, 1885 में। और ध्यान देंगे तो अकॉर्डिंग टू इसका ऑप्शन बताएंगे कि पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड मिंटो, दूसरा ऑप्शन दिया है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है लॉर्ड डफरिन और चौथा ऑप्शन लॉर्ड लिटन। तो बताएंगे कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा लॉर्ड डफरिन 1884 से 1884 से 1888 तक इसका शासनकाल रहा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे कि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो घाट स्थल है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला चट्टान से निर्मित स्थापत्य, दूसरा बंदरगाह और तीसरा ऑप्शन है कपास की खेती और चौथा ऑप्शन आपके पास है मिट्टी के पात्र। तो बताएंगे लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, तो ध्यान देंगे यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था या डकयार्ड कहते हैं। जहां जहाजों का निर्माण होता है उसे डकयार्ड कहा जाता है, या बंदरगाह जहां नाव ठहरती हैं और जहां से चलती हैं। तो ध्यान देंगे इस तरह से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदरगाह। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो बताएंगे कि इस चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? अवध से या बुंदेलखंड से या वज्रभूमि से या चौथा ऑप्शन आपके पास है रुहेलखंड से। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश के वज्रभूमि से यह चरकुला नृत्य संबंधित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा वज्रभूमि। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो बताएंगे कि सरफरोशी की तमन्ना किस व्यक्ति ने इसकी रचना की है? बताएंगे पहला ऑप्शन बिस्मिल अजीमावादी, दूसरा ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर आजाद और तीसरा ऑप्शन दिया है अशफाक उल्ला खान और चौथा ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सरफरोशी की तमन्ना इस कविता के लेखक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा इस कविता के लेखक थे बिस्मिल अजीमावादी। ध्यान दीजिएगा इसके राइटर हैं, लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि हेली नामक धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? बताइएगा कि हेली नामक धूमकेतु जो है कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? पहला ऑप्शन 84 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 24 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 48 वर्ष या चौथा ऑप्शन आपके पास है 76 वर्ष। तो हेली नामक जो धूमकेतु है यह 76 या 75 वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। और बता दूं कि ये अगली बार 2062 में दिखाई देगा। ये आपको अगली बार 2062 में दिखाई देगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि पिछली बार कब दिखाई दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बता दूं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का एक अच्छा चालक के बारे में बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अभ्रक, दूसरा बेकेलाइट, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा है शुष्क हवा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान देंगे विद्युत का अच्छा जो चालक है वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है?
तो आपको पता होगा कि सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है। ठीक है ना। पहला पहला जो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, अघात वर्धीय या अवघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण। दूसरा ऑप्शन, बेचने पर अधिक मुद्रा मिलना, ये कारण है। या तीसरा ऑप्शन आपके पास है आभूषण के कारण। या चौथा ऑप्शन है अधिक शुद्धता के कारण। तो बताएंगे कि सोना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको पता होगा कि इससे आभूषण बनाए जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर होगा आभूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है। तो बताएंगे कि गुब्बारे में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, हल्की गैस। ठीक है। तो बताएंगे कि गुब्बारे में कौन सी गैस को प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देंगे, हाइड्रोजन के स्थान पे जो गुब्बारे में प्रयोग की जाने वाली गैस है कौन सी है, नाइट्रोजन या हीलियम या नियान या आर्गन। तो बताएंगे इनमें से कौन सी गैस गुब्बारे में प्रयोग की जाती है। दोस्त आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हीलियम। कौन सी होती है, हीलियम। इसलिए आंसर होगा हीलियम। गुब्बारों में या एरोप्लेन जो होता है उसके व्हील में यानी कि चक्के में, ध्यान दीजिएगा, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जितने भी आप लोग खाद्य पदार्थ देखते हैं, कुरकुरा, चिप्स, जितने भी उसमें उसके पैकिंग में एयर भरा जाता है यानी कि हवा भरा जाता है, वो होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे, किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बताएंगे पहला ऑप्शन कथकली, दूसरा कथक, तीसरा ऑप्शन भरतनाट्यम और चौथा ऑप्शन आपके पास है मणिपुरी। बताएंगे कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जल्दी आंसर देंगे आप लोग, बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी महाराज होंगे ये सभी कथक से संबंधित हैं। जैसे बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, बाकी सभी भी किससे संबंधित हैं, तो कथक से संबंधित है। जो भारत उत्तर भारत उत्तर भारत या कह सकते हैं यूपी का ये लोक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ध्यान दीजिएगा, यह केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से संबंधित है। और मणिपुरी ये मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी ये मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। यानी कि मधुबनी जो चित्रकारी है या प्रिंटिंग है, ये किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार या चौथा मध्य प्रदेश। तो बताएंगे मधुबनी किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी लोक चित्र शैली ये बिहार राज्य से संबंधित है। ये बिहार का एक जिला भी है, बिहार का एक जिला भी है, ध्यान देंगे, बिहार का एक जिला है। यह बिहार के जिला मधुबनी से नेपाल तक यह चित्र शैली क्या है, तो विकसित हुई है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। तो बताएंगे कि उस्ताद बिंदा किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। पहला सारंगी, वायलिन, मृदंग और चौथा ऑप्शन है संतूर। तो बताएंगे कि यह प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा किस वाद्य से संबंधित हैं। तो ध्यान देंगे इसका आंसर होगा सारंगी, सारंगी से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। पहला ऑप्शन दिया है 1950, दूसरा ऑप्शन दिया है 1951, तीसरा ऑप्शन दिया है आपके पास
1952 और चौथा ऑप्शन है 1956। जल्दी इसका आंसर देंगे आप लोग, अधिक से अधिक आप लोग इसका नंबर, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन का इसका आंसर देंगे, कि हम समझ पाए कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो बताएंगे दोस्त, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया है? तो किस वर्ष में किया गया है? तो 1956 1956 1956 में किया गया था, ध्यान देंगे 1956 में। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर दूसरा 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर तीसरा 8 सितंबर, या ऑप्शन नंबर चौथा 30 नवंबर को। तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर देंगे, तो ध्यान देंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 18, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अगर दोस्त आप लोग चाहते हैं कि इन क्वेश्चनों का डिटेल में हम आंसर कराएं या इनको डिटेल में बताएं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। देखिएगा कुछ खेल हैं और इनके परिसर दिया गया है, इनके परिसर दिया गया है कि यह किस परिसर में गेम खेले जाते हैं या खेल खेले जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जो बेसबॉल होता है, ये बेसबॉल खेला जाता है डायमंड पे। किस पे खेला जाता है? डायमंड। जिस पे खेला जाता है उस परिसर का नाम डायमंड है। क्रिकेट आपको पता ही होगा कि ये पिच पे खेला जाता है और टेनिस खेला जाता है आपके कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला का आंसर, पहला का बी, दूसरा का होगा सी और तीसरा का आपका होना चाहिए ए। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो पहला का बी, दूसरा का सी और तीसरा का ए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरह से इसका आंसर होगा सेकेंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मूल्य एक रूपांतरित रूप है। तो मूल्य एक रूपांतरित रूप है किसका? तो मूल है, बताएंगे कंद है, या आप लोग बताएंगे फल है या पुष्प है। तो मूल्य किसका रूपांतरित रूप है? तो ध्यान दीजिएगा, मूल्य जड़ का रूपांतरित रूप है, यानी कि इस तरह से इसका आंसर होगा मूल। क्या होगा दोस्त? तो मूल आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज का 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है बताएंगे। ऑप्शन नंबर पहला उष्ण कटिबंधीय आई, उष्ण कटिबंधीय आई, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क, या तीसरा ऑप्शन आपके पास है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, या आपके पास चौथा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय अतियाई। तो बताएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए पेपर के दृष्टिकोण से। ध्यान दीजिएगा, भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो बताएंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पहला बताएंगे तांबा, दूसरा बताएंगे कांस, तीसरा ऑप्शन आपके पास सोना और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यह इनमें से किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो आपको बता दूं कि दोस्त, लोहे का जो खोज हुआ है, लोहे का जो खोज हुआ है, लोहे का जो खोज हुआ है, ये लगभग 800 800 ईसा पूर्व में हुआ है। लोहे की खोज जो हुआ है 800 ईसा पूर्व में हुआ है। और ये हड़प्पा जो सभ्यता है, यह 2500 2500 या 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। यानी कि ये जो लोहा का खोज हुआ है, यह इस समय नहीं हुआ है, जिसके कारण आपको लोग आंसर दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य
कौन है? ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 23, थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है थाई पुसम। थाई पुसम किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, मलयालम, दूसरा तेलुगु, तीसरा मराठी और चौथा ऑप्शन है तमिल। तो बताएंगे थाई पुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और क्वेश्चन के नंबर के साथ इन सभी का आंसर आप लोग देंगे। तो इस थाई पुसम त्योहार को ध्यान दीजिएगा मनाते हैं तमिल के लोग। तो इस तरह से दोस्त ये सीरीज का अंतिम क्वेश्चन ये 23वां था। ऐसे ही आप लोग इस सीरीज में बने रहेंगे। डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, रिवीजन हो जाएगा साथ में और नए नए क्वेश्चनों का पैटर्न भी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।